दिल्ली में फैज़ इलाही मस्जिद के बाद हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद के आसपास भी सर्वे का आदेश दे दिया। दिल्ली के नगर निगम एमसीडी को दे दिया और हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक एमसीडी 2 महीने के अंदर जामा मस्जिद के आसपास सर्वे करेगी और अतिक्रमण मिलने पर कार्रवाई कर सकती है। और इसी वजह से यह माना जा रहा है कि तुर्कमान गेट के पास मौजूद फैज़ इलाही मस्जिद के बाद आने वाले दिनों में जामा मस्जिद के बाहर भी बुलडोजर चल सकता है। फरहत हसन नाम के व्यक्ति ने इसे लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस याचिका में शाही जामा मस्जिद के पास अवैध पार्किंग हटाने और सार्वजनिक सड़क से रेडी पटरी वालों को हटाने की मांग की गई थी। इस याचिका पर कोर्ट में सुनवाई हुई। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने एमसीडी को आदेश दिया कि वो 2 महीने के अंदर जामा मस्जिद के आसपास पार्कों और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण की जांच करे और जरूरत पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया पूरी करके वहां बुलडोजर एक्शन ले। सर्वे का आदेश जारी होने के बाद न्यूज 18 की टीम दिल्ली की शाही जामा मस्जिद के पास पहुंची, वहां के हालात का जायजा लिया। जामा मस्जिद के पास मीना बाजार की सड़क छोटे छोटे दुकानदारों से पटी नजर आई। जब कोई जामा मस्जिद घूमने के लिए आता है तो इन जगहों पर भी आता है, क्योंकि ये जामा मस्जिद के साथ साथ वो मशहूर जगहें हैं, मीना बाजार ख़ास तौर से, जो लोग घूमने के लिए भी आते हैं। लेकिन इसी को लेकर अब एमसीडी ने सर्वे का आदेश दिया है कि एमसीडी सर्वे करे। दुकानदारों ने दावा किया कि वो कई साल से वहां अपनी दुकानें लगाते रहे हैं। इसके बदले में वो किसी को किसी तरह का पैसा नहीं देते। तो यहाँ पे किसी का कुछ पैसा वैसा नहीं जाता? कोई पर्ची वर्ची कटती है किसी तरह की एमसीडी से या नहीं, कुछ भी नहीं करती है यहाँ पर। ना कोई पर्ची कटती है ना कुछ होता है। बस कभी कभार पुलिस वाले चालान काट के चले जाते हैं बस। याचिकाकर्ता ने भी कोर्ट में मीना बाजार और उसके आसपास लगने वाली रेडी पटरी की दुकानों से अवैध वसूली किए जाने का दावा किया और कोर्ट से इस बात की गुहार लगाई कि जामा मस्जिद के पास मौजूद मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र के आसपास से भी अवैध कब्जा हटाया जाए, क्योंकि जामा मस्जिद के पास इस कदर अतिक्रमण हुआ कि देश के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की कब्र भी उसकी चपेट में आ गई। हम दरगाह के पास मौजूद हैं और दरगाह से आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पूरी एक बाजार यहाँ पर चल रहा है। आपको बताएं कि ये मीना बाजार है। मीना बाजार जो कि जामा मस्जिद के सामने है, जामा मस्जिद के साथ है, बहुत ही पुराना बाजार है। कब्र और जामा मस्जिद तक पहुंचने वाली सड़क पर दाएं बाएं और बीच में दुकानदारों ने कब्जा कर लिया। मस्जिद की सीढ़ियों पर भी अतिक्रमण नजर आया। जहां तक नजर गई बस दुकानें ही दुकानें दिखी। दिल्ली हाईकोर्ट में डाली गई याचिका में जामा मस्जिद के गेट नंबर 3, 5, 6 और 7 का खास तौर पर जिक्र किया गया और दावा किया गया कि वहां भी बड़े पैमाने पर अवैध कब्जा किया जा चुका है। याचिकाकर्ता ने जामा मस्जिद के गेट नंबर 7 के पास मौजूद इमाम अहमद बुखारी के घर को भी अतिक्रमण का हिस्सा बता दिया और यह मांग कर दी कि उनके घर की भी पैमाइश करवाई जाए। न्यूज 18 की टीम जब जामा मस्जिद के गेट नंबर 6 और 7 के पास पहुंची तो वहां गाड़ियों की पार्किंग नजर आई। याचिकाकर्ता का कहना है कि ये कहा जाता है कि यहाँ पर फॉरेन टूरिस्ट की गाड़ियां खड़ी होती हैं, उनसे कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि हकीकत यह है कि उनसे यहाँ पर पार्किंग वसूली जाती है, जबकि कोई ऑथोराइज्ड एमसीडी की पार्किंग नहीं है। अतिक्रमण को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर इमाम अहमद बुखारी ने उनका पक्ष जानने के लिए न्यूज 18 की टीम ने उनके ऑफिस में संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वहां से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। और इस सब के बीच दिल्ली पुलिस ने फैज़ इलाही मस्जिद के पास हुए उपद्रव के मामले में आरोपियों की धरपकड़ तेज कर दी। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए सलमान नाम के एक यूट्यूबर समेत कुल 10 यूट्यूब इन्फ्लुएंसरों को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस भेज दिया, क्योंकि पुलिस के मुताबिक एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इन यूट्यूबरों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरों ने अफवाह फैलाने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक उन लोगों ने भड़काऊ वीडियो बनाए और उन्हें कई व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा था। पुलिस की एक टीम ने 4 से 5 व्हाट्सएप ग्रुप की जांच की और अफवाह वाले वीडियो भेजने के आरोपियों की पहचान की। पुलिस को जांच के दौरान एमन रिजवी नाम की एक महिला का वीडियो भी मिला, जिसमें वो महिला तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की कार्रवाई पर ऐसी बातें करती दिखी जिनको भड़काऊ बताया गया और ज्यादा से ज्यादा लोगों से फैज़ इलाही मस्जिद के पास इकट्ठा होने की अपील करती दिखी। एमन रिजवी नाम की महिला के अलावा पुलिस ने सलमान नाम के यूट्यूबर की भी तलाश तेज कर दी, क्योंकि पुलिस के मुताबिक यूट्यूबर सलमान ने भी फैज़ इलाही मस्जिद के पास वीडियो बनाकर लोगों को उकसाने की कोशिश की थी। पुलिस के मुताबिक सलमान ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ऐसे वीडियो बनाए जिनको भड़काऊ बताया गया और उन्हें सोशल मीडिया पर डाला था।
पुलिस ने दावा किया कि उपद्रव के दौरान सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन कैमरों और पुलिस वालों के बॉडी कैम में रिकॉर्ड वीडियो के आधार पर 30 से ज्यादा उपद्रवियों की पहचान कर ली गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तार 5 आरोपियों को 30 हजारी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उन्हें 13 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके अलावा 6 और आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उनके खिलाफ भी सरकारी काम में रुकावट डालने और पुलिस टीम पर पथराव करने की धाराओं में केस दर्ज कर लिया। सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि तुर्कमान गेट के पास एमसीडी की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़कने की आशंका पहले से ही थी, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक एलआईयू यानी वहां की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने दिल्ली पुलिस को पहले ही आगाह कर दिया था कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क सकती है। एलआईयू ने अलर्ट में एंटी नेशनल एलिमेंट्स का जिक्र किया था और यह भी बताया था कि कार्रवाई के दौरान स्थानीय लोग विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। इन्हीं इनपुट के आधार पर एमसीडी की कार्रवाई के दौरान तुर्कमान गेट इलाके में 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई थी। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई से पहले 7 बार पीस कमेटी की बैठकें भी की गई थी, लेकिन इसके बावजूद बवाल हो गया, तोड़फोड़ की गई थी और पुलिस और एमसीडी के कर्मचारियों पर पथराव किया गया था। हालांकि पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने पूरी मुस्तैदी दिखाते हुए हालात को बिगड़ने से बचा लिया था। सख्ती दिखाते हुए उपद्रवियों को न सिर्फ खदेड़ दिया गया था, बल्कि एमसीडी के अतिक्रमण हटाओ अभियान को भी पूरा करवाया गया था। यानी एलआईयू से मिले इनपुट के आधार पर पुलिस और अर्धसैनिक बल के जवानों ने तैयारी पहले से ही कर रखी थी। माना जा रहा है कि पुलिस की इसी सख्ती की वजह से तुर्कमान गेट के पास भड़की हिंसा काबू में आ गई थी। उपद्रव के बाद तुर्कमान गेट के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। अर्धसैनिक बल और दिल्ली पुलिस की जो जवान हैं लगातार यहाँ पे मुस्तैद हैं और यहाँ पर मुस्तैदी से हर यहाँ पर संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र बनाए हुए हैं। इसके साथ ही यहाँ पर जो भी अनजान लोग हैं उसको यहाँ पे आने से रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने तुर्कमान गेट के पास हुए उपद्रव के मामले में साजिश वाले एंगल से भी जांच शुरू कर दी। पुलिस ने इसके लिए एसआईटी बना दी। एसआईटी उपद्रव के पीछे साजिश के एंगल की जांच करेगी। इधर यूपी के मेरठ में एक लड़की को अगवा करने और उसकी मां की हत्या करने के विरोध में बवाल हो गया। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कुछ दबंगों पर आरोप लगा कि उन्होंने एक लड़की को अगवा कर लिया और उसका विरोध करने पर लड़की की मां की जान ले ली। इस घटना से भड़के परिजनों ने सड़क पर धरना दिया। इस दौरान नाराज लोगों ने तोड़फोड़ भी की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिंदू समुदाय की एक महिला प्रोफेसर ने अपने विभाग के प्रमुख नफीस अंसारी नाम के प्रोफेसर पर सांप्रदायिक टिप्पणी करने और मानसिक उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत करने के बाद भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये टीचर्स हिंदू टीचर्स कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और यूनिवर्सिटी का पैसा लेते हैं और क्या पता वहां जाके क्या करते हैं। तमिलनाडु के ऊटी में यात्रियों से भरी एक बस 100 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस करीब 40 यात्रियों को लेकर वहां से गुजर रही थी, तभी उसका संतुलन बिगड़ गया। इस हादसे में 30 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। उधर पश्चिम बंगाल में टीएमसी के चुनाव प्रचार का काम संभालने वाली कंपनी के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी को लेकर हंगामा हो गया। छापेमारी के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई और उन्होंने ईडी की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। सूत्रों के मुताबिक टीएमसी का चुनाव प्रचार संभालने वाली पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के ऑफिस पर छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर की गई। ईडी ने कोलकाता में आईपैक के ऑफिस और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर रेड की। प्रतीक जैन ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के आईटी सेल के हेड भी हैं। सूत्रों के मुताबिक ईडी की टीम ने कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में मौजूद आईपैक के ऑफिस में बड़ी संख्या में फाइलें और कुछ हार्ड डिस्क जब्त की। छापेमारी के दौरान प्रतीक जैन अपने घर पर ही मौजूद थे, क्योंकि ईडी के अफसरों की टीम कुछ पुलिस वालों के साथ सुबह सुबह उनके घर पहुंच गई। इसके करीब 2 घंटे बाद कोलकाता पुलिस के कमिश्नर भी प्रतीक जैन के घर पर पहुंच गए और इसके थोड़ी ही देर बाद खुद सीएम ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई। वो ईडी की कार्रवाई पर बुरी तरह भड़की नजर आई। ममता बनर्जी ने ईडी की छापेमारी को पूरी तरह अवैध बताया और आरोप लगाया कि ईडी के अफसरों ने बीजेपी के इशारे पर यह काम किया। हमारा हार्ड डिस्क ले लिया, हमारा फाइनेंशियल पेपर ले लिया, हमारा पॉलिटिकल पेपर ले लिया। फाइनेंशियल पेपर हमारा जो पॉलिटिकली रिलेटेड है। ममता वहां कुछ देर रुकी, लेकिन जब वहां से बाहर निकली तो उनके हाथ में हरे रंग की एक फाइल दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने गृह मंत्री का नाम लेते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। Is it the duty of the ED and Amit Shah
the nasty home minister, the naughty home minister who cannot protect the country, and he's taking away all my party documents. ममता बनर्जी छापेमारी के दौरान आईपैक के दफ्तर भी पहुंची। हालांकि वहां मौजूद ईडी के अफसरों ने मुख्यमंत्री को आईपैक के दफ्तर के अंदर नहीं जाने दिया। वो बिल्डिंग के बाहर ही खड़ी रहीं। इस दौरान आईपैक के ऑफिस में छापेमारी चलती रही और ईडी के अफसर दस्तावेज इकट्ठा करते रहे। ईडी की छापेमारी ने पश्चिम बंगाल का सियासी तापमान बढ़ा दिया। छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी के पहुंचने पर बीजेपी ने हमला बोल दिया। मुख्यमंत्री केंद्रीय संस्था सांविधानिक संस्थार काजे एर আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। आईपैक यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म है। आईपैक राजनीतिक दलों को चुनावी रणनीति, डेटा आधारित कैंपेन और मीडिया प्लानिंग में मदद करती है। आईपैक की शुरुआत साल 2013 में प्रशांत किशोर ने प्रतीक के साथ मिलकर की थी। प्रशांत किशोर के हटने के बाद आईपैक की कमान प्रतीक के पास आ गई। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस आईपैक के साथ साल 2021 से जुड़ी है, यानी 2021 से ही आईपैक ने टीएमसी के चुनाव प्रचार की कमान संभाल ली थी। इधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोगों पर एक नाबालिग लड़की के गैंग रेप का आरोप लगाया गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक उन दोनों ने लड़की को अगवा किया और फिर उसका गैंग रेप किया। और यह मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया, क्योंकि रेप का आरोप जिस पुलिसकर्मी पर लगा वो दरोगा के पद पर तैनात बताए गए। ये पूरी घटना कानपुर के सचेडी थाना क्षेत्र में हुई। आरोपों के मुताबिक दारोगा अमित मौर्य ने अपने साथी के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। पीड़ित के भाई ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उनकी बहन को गाड़ी में जबरन उठा लिया था और फिर गैंगरेप किया। 2 लोग थे सर, उसने 2 लोगों को बताया है सर, और उसमें पुलिस वाला भी इन्वॉल्व था। उसने साफ साफ बताया कि भैया हमारे साथ इन्होंने भी हरकत की है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों पर धमकी देने और मारपीट करने का भी आरोप लगाया और पीड़ित परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पीड़ित परिवार से पूछताछ की गई। उसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पुलिस की टीम आरोपी दारोगा की भी तलाश में जुट गई। सिब्बरन की अरेस्टिंग हो चुकी है। हमारे सब इंस्पेक्टर जो अमित मौर्य हैं ये अभी फरार चल रहे हैं। उनकी अरेस्टिंग के लिए 4 टीमें लगा दी गई हैं और जल्दी ही उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। पुलिस ने जल्द से जल्द आरोपी दारोगा को गिरफ्तार करने और जांच के बाद कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिया। और इस मामले में गिरफ्तार आरोपी का बयान भी सामने आया और उसने खुद को निर्दोष बताया और पुलिस की मौजूदगी में उसने खुद को इस केस में फंसाए जाने का आरोप लगाया। अगर मैंने गलत किया मुझे फांसी दी जाए। हम निर्दोष है सर, हम निर्दोष है सर, बिल्कुल निर्दोष है सर। हमको फांसी दी जाए अगर हम गलत किया। पुलिस की टीम इस केस की जांच में जुट गई और आरोपी दारोगा की तलाश तेज कर दी गई। उधर पंजाब के फिरोजपुर में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से कोहराम मच गया। पंजाब के फिरोजपुर में एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत होने से पूरे इलाके में सनसनी मच गई। मरने वालों में पति पत्नी और उनकी 2 छोटी बेटियां शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक सभी को गोली लगी हुई थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। पंजाब के लुधियाना में एक युवक का शव टुकड़ों में मिला। उस युवक का आधा शरीर जला हुआ मिला, जबकि बाकी का आधा हिस्सा एक ड्रम में था। मरने वाले युवक की पहचान 30 साल के दविंदर के रूप में हुई। जांच में पता चला कि वो 2 दिन पहले ही मुंबई से लुधियाना आया था। राजस्थान की राजधानी जयपुर के चौमू में 4 गाड़ियों के आपस में टकराने से अफरा तफरी मच गई। आशंका जताई गई कि हादसा घने कोहरे की वजह से हुआ। बताया गया कि हाईवे से गुजर रहे एक ट्रक ने चारे से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली को जबरदस्त टक्कर मार दी। इससे ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर खड़ी 2 कारों को टक्कर मारती हुई एक पेड़ से टकरा गई, जिससे कुछ लोग घायल हो गए। उधर बिहार के खगड़िया में 4 साल की एक बच्ची के रेप और हत्या की खबर से बवाल मच गया। बताया गया कि कुछ दिन पहले वो बच्ची खेलने के दौरान लापता हो गई। आरोप लगा पहले उस बच्ची का रेप किया गया, बाद में उसकी हत्या कर दी गई और इसके विरोध में जमकर हंगामा किया गया। बड़ी संख्या में लोग खगड़िया जिले के डीएम दफ्तर में दाखिल हो गए और उन्होंने वहां नारेबाजी की। वो लोग डीएम दफ्तर के परिसर में बैठ गए और रेप के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए। खगड़िया डीएसपी मुर्दाबाद, खगड़िया डीएसपी मुर्दाबाद। लेकिन प्रदर्शन का सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ देर के बाद वो लोग खगड़िया के डीएम दफ्तर में बने एक मीटिंग हॉल में घुस गए।
हालांकि वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन उन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो डीएम दफ्तर में बने उस मीटिंग हॉल में दाखिल हो गए और वहां घुसकर उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। आरोप लगा कि इस दौरान उनमें कुछ प्रदर्शनकारियों ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की, लेकिन उनके साथ मौजूद लोग उन्हें समझाते सुनाई दिए। फंस जाओगे। उस बच्ची के रेप और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर वो लोग डीएम दफ्तर के परिसर में डटे रहे। गांव की बच्ची को निर्संस हत्या कर दिया गया बलात्कार के बाद हम अपना बच्ची के लिए न्याय मांगने के लिए आए हैं। स्पीडी ट्रायल का मांग करते हैं, तत्काल फांसी हो। वहां काफी देर तक चले हंगामे के बाद पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रहे उन लोगों को किसी तरह डीएम दफ्तर से बाहर निकाला, लेकिन इसके बाद उन्होंने डीएम दफ्तर के बाहर सड़क जाम कर दी। खगड़िया के गंगौर इलाके में कुछ दिन पहले 4 साल की वो बच्ची खेलने के दौरान लापता हो गई। उसके परिवार वालों ने उसे काफी ढूंढा था, लेकिन उसका पता नहीं चल पाया था और बाद में पुलिस ने एक खेत से उस बच्ची का शव बरामद किया था और आरोप लगा कि रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद खगड़िया के गंगौर इलाके के लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उस बच्ची के परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए वो लोग सड़क पर उतर आए। वहां के एसडीओ ने दावा किया कि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया। एग्जैक्ट संख्या तो मैं अभी नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जांच अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन अरेस्टिंग हुई है। स्मैकर की संख्या वहाँ अधिक है ऐसा उस पर अभी एक्साइज टीम को निर्देश दिया गया है, तो वहाँ पे वो अभी टीम निकल भी गई है रेड करने के लिए। एसडीओ ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और उस बच्ची के परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उधर हरियाणा के नूह में उस वक्त बवाल हो गया जब एक क्रिकेट बॉल को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव हो गया। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा और क्रिकेट खेलते समय बॉल एक खेत में जाने के बाद यह बवाल नूह के फिरोजपुर झिरका में हुआ। देखते ही देखते वहां पथराव शुरू हो गया। लोग एक दूसरे पर पत्थरों से हमला करने लगे। वहां करीब 1 घंटे तक एक दूसरे पर पत्थर फेंकने का सिलसिला चलता रहा और उस दौरान वहां कई दुकानों में भी तोड़फोड़ की गई। आधा घंटा हो कंटिन्यू गिड़ बरसते आधा घंटा देख लो तू, लड़ाई हो रही है बहुत बुरी। पथराव की शिकायत मिलने पर पुलिस ने वहां पहुंचकर पत्थर फेंकने वालों को भगाया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। इधर उत्तर प्रदेश के रामपुर में एक पाकिस्तानी नागरिक पर गलत तरीके से सरकारी नौकरी हासिल करने का आरोप लगा। बताया गया कि रामपुर की रहने वाली माहिरा नाम की एक महिला की साल 1979 में पाकिस्तान में रहने वाले सिबगत अली से शादी हुई और शादी के बाद पाकिस्तान जाकर उन्होंने वहां की नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन कुछ साल बाद ही उनका तलाक हो गया था और माहिरा अपनी 2 बेटियों के साथ लेकर पाकिस्तान से लौटकर भारत आ गई थी। आरोप लगा कि वीजा खत्म होने के बाद भी वो अपना नाम बदलकर उत्तर प्रदेश के रामपुर में रह रही थी। माहिरा फरजाना बनकर वापस रामपुर लौटी और पाकिस्तानी वीजा पर ही वह रामपुर रहने लगी। वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह भारत में ही रहने लगी, जिस पर रामपुर की एलआईयू ने उस पर मुकदमा दर्ज किया। बताया गया कि अवैध तरीके से भारत में रहने के आरोप में साल 1983 में पुलिस की लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने उनके खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस बीच आरोप लगा कि माहिरा ने अपना नाम बदलकर फरजाना रख लिया था और साल 1985 में उन्होंने दूसरी शादी कर ली। आरोप लगा कि पाकिस्तानी नागरिक होने के बावजूद माहिरा और फरजाना ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में कई साल तक सरकारी नौकरी की। बताया गया कि उन्होंने अपनी पहचान छिपाई और अपनी पुरानी भारतीय नागरिकता से जुड़े दस्तावेजों का इसमें इस्तेमाल किया और आरोप लगा कि साल 1992 में माहिरा और फरजाना ने पुरानी भारतीय नागरिकता के आधार पर शिक्षा विभाग में सरकारी नौकरी हासिल कर ली थी। बताया गया कि रामपुर के अजीम नगर इलाके में मौजूद एक सरकारी स्कूल में वो एक टीचर की नौकरी कर रही थी। बताया गया 33 साल तक नौकरी करने के बाद शिक्षा विभाग को फरजाना की पाकिस्तानी नागरिकता का पता चला। इसके बाद शिक्षा विभाग ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। धोखाधड़ी और कूट रचना का मामला है, जिसमें उन पे यह आरोप लगाया गया है कि वो पाकिस्तानी नेशनल होने के बावजूद उन्होंने यहाँ पे शिक्षा विभाग में नौकरी की। उनके खिलाफ अपनी पहचान छिपाकर अवैध तरीके से नौकरी हासिल करने के आरोप में रामपुर के अजीम नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई। इधर दिल्ली विधानसभा में लगातार दूसरे दिन सिख गुरुओं के अपमान के आरोपों पर भारी हंगामा हुआ।
जिसके बाद बीजेपी की तरफ से जारी वीडियो को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी पर गुरुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था और विधानसभा में लगातार दूसरे दिन उसी मुद्दे की गूंज सुनाई पड़ी। बीजेपी के विधायक वेल में आकर लगातार नारेबाजी करते रहे और यह मांग करते रहे कि आतिशी माफी मांगे। हंगामा बढ़ने के बाद विधानसभा स्पीकर ने उस वीडियो की जांच के आदेश दे दिए। आदेश दे रहा हूं कि वीडियो की फॉरेंसिक जांच जो है वो कराने के लिए सचिवालय कार्रवाई शुरू करे। विधानसभा के स्पीकर ने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। हालांकि इसके बावजूद बीजेपी के विधायक शांत नहीं हुए। उन्होंने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मामला इतना बढ़ जाने के बाद भी आतिशी विधानसभा में नहीं आई और इस मुद्दे पर अपनी सफाई नहीं दी। और इसी बात पर भड़के बीजेपी विधायकों ने आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द किए जाने की भी मांग कर दी। यही नहीं, बीजेपी ने इस मुद्दे पर सड़कों पर भी प्रदर्शन किया और पार्टी के नेता रमेश बिधूड़ी ने अपने कई समर्थकों के साथ आतिशी के खिलाफ दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में जुलूस निकाला। जो कालका जी की विधायिका आतिशी मारली ने, वो मारलेना ने जो कल बयान दिया, वो एक तरफ से भारत के 140 करोड़ लोगों को अपमान करने की मानसिकता से दी है। कालका जी वही विधानसभा सीट है जहां से आतिशी विधायक है। इससे पहले बीजेपी ने आतिशी पर सिख गुरुओं के अपमान का आरोप लगाते हुए एक वीडियो जारी किया था। इसी वीडियो को लेकर बीजेपी ने विधानसभा से लेकर सड़क तक आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। उसने आरोप लगाया कि गुरु तेग बहादुर जी की जयंती पर आतिशी ने यह बयान देकर सिख समुदाय का अपमान किया था। लेकिन आम आदमी पार्टी ने बीजेपी के इन आरोपों को पूरी तरह झूठा बताया। उल्टा उसने ही बीजेपी पर एडिट किए हुए वीडियो शेयर करने और गुरुओं का अपमान करने का आरोप लगा दिया। और आम आदमी पार्टी ने भी एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया कि आतिशी विधानसभा में आवारा कुत्तों और प्रदूषण पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रही थी, लेकिन बीजेपी ने उनके वीडियो में झूठे सबटाइटल लगाकर गुरु तेग बहादुर जी का नाम गलत तरीके से जोड़ दिया था। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मांग की कि उस दिन की कार्रवाई का पूरा वीडियो जारी किया जाए ताकि बीजेपी के झूठ से पर्दा उठ सके। पूरा वीडियो आप देखिए तो उसमें आतिशी जी ने कोई दूर दूर तक कहीं भी गुरुओं का अपमान नहीं किया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के स्पीकर को एक चिट्ठी लिखकर इस वीडियो को जारी करने वाले बीजेपी नेता कपिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पार्टी ने अपील की कि कपिल मिश्रा की सदस्यता रद्द हो और बीजेपी के जिन विधायकों ने इस वीडियो को शेयर किया उन्हें भी विधानसभा से 6 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाए। उधर बिहार में गहनों की दुकानों में चेहरा दिखाकर एंट्री वाले नियम पर हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इस नियम पर सवाल उठा दिया और इसे गलत बता दिया। लूटपाट और चोरी की घटनाओं को देखते हुए राज्य में गहनों की दुकानों में बुर्का, हिजाब, नकाब, घूंघट और मास्क पहनकर आने पर रोक लगा दी गई और बाकायदा गहनों की दुकानों के बाहर इससे जुड़े पोस्टर भी लगाए गए। उन पर मास्क, बुर्का, हिजाब, नकाब और हेलमेट पहनकर आने पर दुकान के अंदर एंट्री न दिए जाने की बात लिखी गई। दलील यह दी गई कि गहनों की दुकानों में लूटपाट और चोरी की बढ़ती घटनाओं की वजह से यह फैसला लिया गया। अगर अंदर कुछ कांड हो जाता तो फिर हम लोग को पता कैसे चलेगा क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी साथ हुआ, कौन किया, क्या हुआ। तो इसलिए मतलब पहचान छुपा कर नहीं पहुंचना। जी नहीं, पहचान नहीं छुपाना। हम लोग भी तो बिना मास्क के अंदर बैठे हुए हैं। मतलब कारोबारियों ने साफ कर दिया कि ग्राहकों को गहनों की दुकान में आने से पहले चेहरे से मास्क, हेलमेट या बुर्का, हिजाब, नकाब जैसी चीजें हटानी होंगी। लेकिन इस फैसले का नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने भी विरोध किया। इस ढंग का कोई आप कैसे सलाह दे सकते हैं और उसका अनुपालन कैसे करवा दीजिएगा? क्या देश के अंदर में इक्वलिटी का फंडामेंटल राइट है वो नहीं चलेगा? ये तो अपने फैसले को थोपना है, यह बिल्कुल ही गलत बात। जेडीयू की तरह लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने भी इस फैसले पर आपत्ति जताई थी और दावा किया कि यह फैसला एक धर्म विशेष को निशाना बनाने के इरादे से लिया गया। लेकिन सिर्फ बिहार में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के झांसी में भी
सर्राफा और गहनों के कारोबारियों ने दुकान में नकाब, बुर्का, हिजाब और मास्क पहनकर आने पर रोक लगा दी और बिहार की तरह वहां भी गहनों की दुकानों के अंदर और बाहर पर्चे चिपकाए गए। उन पर्चों पर ग्राहकों से गहनों की दुकानों में चेहरा खुला रखकर आने और खरीदारी करने की अपील की गई। मतलब झांसी में भी नकाब, हिजाब, मास्क और बुर्का पहनकर गहनों की दुकानों में आने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। कि जो भी सराफा व्यवसायी के यहाँ या सोने चांदी की दुकान पर ग्राहक जाएगा, उससे आग्रह करेंगे कि आप जो है कृपया मुंह ढक के न लेकर के, मुंह खोल करके हमारे यहाँ सामान लें। कारोबारियों ने दावा किया कि गहनों की दुकानों में लूट और चोरी की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए इस तरह का फैसला लिया गया। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में या आप झांसी में भी गहनों की दुकानों वाले अगर बुर्का या हेलमेट पहने ग्राहकों को दुकानों में एंट्री नहीं देना चाहते, या वो कह रहे हैं कि हम आग्रह कर रहे हैं कि चेहरा दिखाइए, तो ये हिंदू मुस्लिम मामला कैसे हो जाता? हर बात में हिंदू मुस्लिम थोड़ा ही होता। अगर ये सुरक्षा का मामला होता तो दुकान तो प्राइवेट एरिया है ना, उनका एरिया है, वहां तो दुकानदार की मर्जी चलेगी ना। कौन सा दुकानदार होगा जो ग्राहकों की एंट्री पर रोक लगाएगा? दुकान तो चलती ही ग्राहकों से है। लेकिन अगर बुर्का पहनकर लूट की घटनाएं होंगी तो दुकानदार क्या करे? या तो सुरक्षा ऐसी हो कि ये घटनाएं ना हो, वो तो हो नहीं रहा, लेकिन इसको मुसलमानों के खिलाफ बता दो बस। हेलमेट पहनकर भी तो आने नहीं दे रहे वो। हेलमेट भी सिर्फ मुसलमान पहनते हैं क्या? और वो तो एटीएम में भी नहीं जाने देते। तो एटीएम भी मुसलमानों के खिलाफ हैं। एयरपोर्ट पर भी जाने नहीं देते, चाहे हज पर ही जा रहे हो। चलो वहां महिला सुरक्षा कर्मी चेक करती हैं, लेकिन दुकानदार क्या अपनी जेब से पैसे देकर अब महिला सुरक्षा कर्मी रखेंगे? और जेडीयू कह रही है, ये जेडीयू की सरकार है बिहार में। आपको इतना ही है तो आप रख दोगे हर दुकान पर महिला सुरक्षा कर्मी? और आपके तो मुख्यमंत्री ने नकाब उतार दिया था ना, डॉक्टर का नकाब उतार दिया था ना, जहां जरूरत भी नहीं थी। आप दुकानदारों को कह रहे हो कि वो बुर्के या हेलमेट पर एंट्री ना रोकें। अरे कर दो ना सुरक्षा व्यवस्था ऐसी, कर दो ऐसी सुरक्षा व्यवस्था कि अपराधी आए ही नहीं ये सब पहनकर। दुकानदारों को क्या बोल रहे हो? दुनिया में कितने मुस्लिम देश ऐसे हैं जिन्होंने बुर्के में आतंकी घटनाएं होने के बाद कई जगहों पर ऐसे नियम बना दिए हैं, वो भी मुसलमानों के खिलाफ हैं। हर बात में ये सब करना बंद करो, सुरक्षा दो आप। 100 बात की एक बात। इधर बांग्लादेश ने सुरक्षा का हवाला देकर भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं रद्द कर दी। सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए बांग्लादेश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा सेवाएं निलंबित कर दी। नए फैसले के तहत बिजनेस और नौकरी से जुड़े वीजा को छोड़कर बाकी सभी वीजा सेवाएं बंद कर दी गईं। बांग्लादेश की पुलिस ने दीपू चंद्र दास की हत्या के मामले में यासीन अराफात नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यासीन अराफात को ही इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड बताया गया। दीपू चंद्र दास की पीट कर हत्या कर दी गई थी और उनके शव को पेड़ से लटकाकर जला दिया गया था। उधर उत्तर प्रदेश के मेरठ में रोड रेज की एक घटना के बाद एक गर्भवती महिला से मारपीट का डरा देने वाला मामला सामने आया। आरोपों के मुताबिक उस घटना के बाद कुछ लोगों ने कार में सवार महिला और उनके पति पर हमला किया और मारपीट की। और बताया गया कि यह घटना उस वक्त हुई जब कार सवार पति पत्नी अपने घर लौट रहे थे, लेकिन जैसे ही वो रास्ते में रुके कुछ लड़कों ने उन पर हमला कर दिया। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उनका गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। उन लोगों ने पति पत्नी को घेर लिया और उन्हें पीटते रहे। उसी दौरान एक लड़के ने महिला के पेट पर पैर से हमला कर दिया और उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहां मौजूद लोगों ने उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया और बताया गया कि मेरठ के कंकड़ खेड़ा में रेलवे क्रॉसिंग के पास उनकी गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रहे एक स्कूटर से टकरा गई थी। उसके बाद उनके बीच बहस हुई। फिर विवाद बढ़ने पर स्कूटर सवार लड़कों ने उनका पीछा किया। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में ले लिया। संगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। दोनों ही आरोपियों पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जा चुके हैं। अब सीसीटीवी का अवलोकन किया जा रहा है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे, प्रकाश में आएंगे, उसके अनुसार इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जांच पूरी होने के बाद आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। इधर उत्तर प्रदेश के मऊ में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक इंटर कॉलेज यानी एक स्कूल की छात्राओं ने 2 शिक्षकों पर बदसलूकी के आरोप लगा दिए। उन छात्राओं ने विरोध प्रदर्शन किया और स्कूल प्रशासन से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। अपनी मांग को लेकर सैकड़ों छात्राएं कॉलेज के सामने धरने पर बैठ गईं। उन्होंने कॉलेज प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की।
वहीं उस प्रदर्शन के दौरान एक छात्रा की तबीयत बिगड़ गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ी। जो ये छात्रों का छात्राओं का धरना है वो अब धीरे धीरे गंभीर स्थिति में बनता जा रहा है। तो जो शिक्षक के खिलाफ छात्राएं धरने पर बैठी हैं और यह छात्रा का एक तबीयत भी खराब हो गया है। उस छात्रा को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनका प्रदर्शन जारी रहा और थोड़ी देर में वहां पुलिस भी पहुंच गई और फिर वहां मौजूद शिक्षकों और पुलिस कर्मियों ने धरने पर बैठी छात्राओं को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी मांगों पर अड़ी रहीं और उस दौरान उन्होंने 2 शिक्षकों पर गंभीर आरोप लगा दिए। एक छात्रा ने तो एक शिक्षक पर शराब के नशे में कॉलेज आने का आरोप लगाया और राजेश सर हम लोग को आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं, हम लोग को पढ़ाते हैं। उन्होंने एक महिला शिक्षक पर भी पिटाई करने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगा दिए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों को झूठा बताया। अगर मैंने किसी बच्चे को मारा है तो कैमरे की रिकॉर्डिंग कहाँ है? कैमरे पे ही मारा है ना, तो प्रतीक से कैमरे की रिकॉर्डिंग मांगी है। छात्रों का यह प्रदर्शन काफी देर तक चलता रहा। वो दोनों शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की मांग पर अड़ी रहीं और मामला बढ़ता देख सिटी मैजिस्ट्रेट और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी वहां पहुंच गए। उन सबने धरने पर बैठी छात्राओं से बात करने की कोशिश की, यानी छात्राओं को समझाने के लिए करीब करीब पूरा प्रशासनिक अमला वहां पहुंच गया, लेकिन उन्हें देखते ही नारेबाजी और तेज हो गई। वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। लेकिन उस नारेबाजी के बीच वो अधिकारी भी वहीं डटे रहे और छात्राओं से बात करने की कोशिश करते रहे। काफी कोशिश के बाद छात्राएं बात करने को राजी हुईं। कमेटी बना के जांच कराई जा रही है, अगर जांच सही पाया जाएगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर दिया। इधर दिल्ली के नजदीक यूपी के नोएडा में छापेमारी के दौरान गंदगी मिलने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कई रेस्टोरेंट और दुकानों को अल्टीमेटम दिया। खाद्य विभाग की टीम ने नोएडा के सेक्टर 18 में मौजूद करीब 27 रेस्टोरेंट और दुकानों पर छापा मारा और उन रेस्टोरेंट में गंदगी मिलने पर तुरंत सफाई करवाने के निर्देश दिए। इसके अलावा खाने में मिलावट करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने खाने के कई स्टॉल पर भी छापा मारा और सतर्कता बरतने की हिदायत दी ताकि वहां आने वाले ग्राहकों को कोई परेशानी न हो। इस बीच कई रेस्टोरेंट के किचन में रखे खाने और फ्रिज की भी चेकिंग की गई। 16 दुकानदारों को नोटिस दी गई है कि वो अपने फ्रीज और जहां पर की खाद्य सामग्री भंडारित करते हैं उन स्थानों की तत्काल साफ सफाई करें। जिन रेस्टोरेंट में गंदगी मिली उनके मालिकों को 3 दिन के अंदर सफाई की जानकारी देने के निर्देश दिए गए और ऐसा नहीं करने पर उनका लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी दी गई। कुछ रेस्टोरेंट में वेज और नॉन वेज खाना एक ही जगह मिला, जिसके बाद उन्हें अलग अलग रखने के लिए निर्देश दिए गए। उधर महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी के 2 गुटों के नेता प्रचार के दौरान आमने सामने आ गए। मुंबई के नजदीक महाराष्ट्र के ठाणे में एनसीपी के 2 गुटों के नेताओं के बीच झड़प जैसे हालात बन गए। घटना उस वक्त हुई जब एनसीपी शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड प्रचार के लिए रोबोडी इलाके में पहुंचे थे, लेकिन उसी दौरान एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता नजीब मुल्ला के समर्थक भी वहां पहुंच गए। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र की दुद्धी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक विजय सिंह का निधन हो गया। वो लंबे वक्त से बीमार थे और उनकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। विजय सिंह दुद्धी विधानसभा सीट से 8 बार विधायक चुने गए थे। इधर राजस्थान के भीलवाड़ा में उस वक्त हंगामा हो गया जब एसपी ऑफिस के बाहर से एक लड़की का अपहरण किए जाने का दावा किया गया। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक उसने अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ लव मैरिज की थी और वो अपना बयान दर्ज करवाने के लिए वहां पहुंची थी। और आरोपों के मुताबिक जैसे ही वो अपना बयान देकर एसपी ऑफिस से निकली, उसका अपहरण कर लिया गया। वहां मौजूद लोगों ने बताया कि काली गाड़ी से पहुंचे कुछ लोगों ने उसे जबरन गाड़ी के अंदर खींच लिया और फिल्मी स्टाइल में वहां से फरार हो गए। उस दौरान वहां मौजूद पुलिस कर्मियों ने गाड़ी को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। उन लोगों ने पुलिस कर्मियों पर भी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और बैरिकेडिंग तोड़ते हुए वहां से फरार हो गए। और ये पूरी घटना एसपी ऑफिस से महज 50 मीटर की दूरी पर हुई। दिन दहाड़े हुई अपहरण की वजह से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया और इस घटना के बाद उस महिला के साथ आए लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज करवाई। उन्होंने आरोपियों पर धमकी देने का भी आरोप लगाया। 2-4 आदमी आए और उसको अपहरण करके यहाँ से एसपी ऑफिस से लेकर चले गए। एसपी ऑफिस अपहरण करके कौन कौन ले गए? ले जाने वाले 2-4 आदमी थे और एक काली गाड़ी थी, उसका वीडियो भी मोबाइल में आ रहा। उन लोगों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और जल्द से जल्द महिला को ढूंढने की अपील की।
उधर उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में बीच रास्ते में एम्बुलेंस खराब होने से एक मरीज की मौत होने का दावा किया गया। उनके परिजनों के मुताबिक करीब 30 मिनट के इंतजार के बाद एम्बुलेंस आई और आनन फानन में मरीज को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बीच रास्ते में ही वो एम्बुलेंस खराब हो गई, जिससे मरीज की जान पर बनाई। घबराए परिजनों ने किसी तरह उस एम्बुलेंस को धक्का लगाकर स्टार्ट करने की कोशिश की। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी उनकी मदद करते दिखे। धक्का देने पर वो एम्बुलेंस कुछ दूर गई, लेकिन उसका इंजन अचानक बंद हो गया। जब कुछ देर तक एम्बुलेंस स्टार्ट नहीं हुई तो मरीज के परिजनों ने तुरंत एक गाड़ी से उन्हें अस्पताल ले जाने की कोशिश की। पिताजी अचानक बीमार पड़े, ठीक, इनका इलाज चल रहा था। एम्बुलेंस 108 बुलवाई गई और एम्बुलेंस वैसे आधा घंटे बाद आई। बताया गया कि तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर वो उन्हें पास के स्वास्थ्य केंद्र ले गए, लेकिन तब उनकी जान जा चुकी थी। उधर राजस्थान के अजमेर में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 गुर्गों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। राजस्थान की अजमेर जेल में चेकिंग के दौरान पुलिस ने एक फोन और 2 स्मार्ट वॉच जब्त करने का दावा किया। फोन और स्मार्ट वॉच रखने के आरोप में पुलिस ने अजमेर जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 3 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। दिल्ली पुलिस ने 20 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को छापेमारी के दौरान पकड़ने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक 12 पुरुष, 8 महिलाएं और 4 बच्चे अवैध तरीके से लंबे वक्त से वहां रह रहे थे। पुलिस ने सभी को डिटेंशन सेंटर भेज दिया और बांग्लादेश डिपोर्ट करने की तैयारी शुरू कर दी। उधर बिहार की राजधानी पटना समेत कई शहरों में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी मिलते ही उन अदालतों को तुरंत खाली करवाया गया। पुलिस अलर्ट मोड में आ गई। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई और बम से उड़ाने की धमकी मिलने पर पटना सिविल कोर्ट का परिसर पूरी तरह खाली करवा लिया गया। खबर मिलते ही वहां मौजूद लोग घबरा गए। आनन फानन में बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। इसके अलावा डॉग स्क्वाड के जरिए पूरे परिसर की तलाशी ली गई। जिस तरह से ये धमकी दी गई है, ये क्या सिर्फ डराने के लिए, धमकाने के लिए दिया गया है या फिर इसके पीछे कोई हकीकत है, इसकी भी जांच की जा रही है। जानकारी मिली कि पटना सिविल कोर्ट के जज को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई, जिसके बाद तुरंत एक्शन लेते हुए सभी अधिकारियों को तलब किया गया और कोर्ट को खाली करवाने के बाद चारों तरफ तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान कोर्ट के सभी गेट बंद कर दिए गए ताकि कोई भी अंदर न जा सके, लेकिन बम की धमकी मिलने पर कोर्ट और उसके आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। वहां मौजूद लोगों में डर पैदा हो गया। इस बीच वकीलों ने सुरक्षा व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की। अनसोशल एलिमेंट जो भी हैं इसमें संलिप्त है, उस पर कठोर कानूनी कार्रवाई हो ताकि हम लोग दहशत के माहौल से बाहर निकल सकें। हो सकता अगली बार बिना सूचना के बम पटक दे। बिहार की राजधानी पटना के अलावा किशनगंज जिले में भी सिविल कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। आनन फानन में कोर्ट परिसर को वहां भी खाली करवाया गया। प्रशासन के कई बड़े अधिकारी वहां पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। और किशनगंज के अलावा बिहार के गया जी में भी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। जानकारी मिलने पर कोर्ट परिसर में सनसनी मच गई और कोर्ट पहुंचे लोग इधर उधर भागते दिखे। कोर्ट के अंदर बम होने की खबर मिलने पर लोगों की जान हलक में आ गई। हालांकि जिला प्रशासन को तुरंत जानकारी दी गई, जिसके बाद कड़ी सुरक्षा के बीच वकीलों और बाकी लोगों को बाहर निकाला गया। सूचना ये मिली थी कि यहाँ जो है सो बम कहीं रखा हुआ है किसी आतंकवादी के द्वारा, और कहाँ है ये किसी को पता नहीं। बताया गया उन सभी अदालतों को ईमेल के जरिए धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ाते हुए जांच की गई। हालांकि तलाशी के दौरान कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली। इधर न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज से पहले तिलक वर्मा टीम से बाहर हो गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली टी20 सीरीज से तिलक वर्मा अचानक हुई सर्जरी की वजह से बाहर हो गए। गुजरात के राजकोट में उन्हें शरीर के निचले हिस्से में दर्द हुआ था, जिसके बाद ही उनकी सर्जरी की गई। हालांकि बीसीसीआई ने उनके सीरीज से बाहर होने पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में खेले गए एशेज सीरीज के 5वें और आखिरी टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 5 विकेट से हरा दिया। मैच जीतने के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने 4-1 से सीरीज जीत ली। मिचेल स्टार्क प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। उन्होंने इस सीरीज में 31 विकेट लिए। उधर अमेरिका के मिनेसोटा राज्य के मिनियापोलिस शहर में ICE यानी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट के एक अधिकारी ने कार में बैठी महिला को गोली मारकर हत्या कर दी। इमिग्रेशन अधिकारियों का काम अमेरिका में वहां पर बाहर से अवैध रूप से आ रहे लोगों पर नजर रखना, अवैध गतिविधियों की जांच करना है। इस घटना की वजह से वहां बवाल खड़ा हो गया। घटना तब हुई जब उस महिला की कार सड़क के बीच में खड़ी थी। उसी दौरान एक कार से इमिग्रेशन अधिकारी वहां पहुंचे। उनमें एक अधिकारी तेजी से सड़क के बीच में खड़ी कार के पास पहुंच गए।
कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की। तभी अंदर बैठी महिला ने कार आगे बढ़ा दी। इस पर सामने खड़े अधिकारी ने पिस्तौल निकाली और कार में बैठी महिला पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। अधिकारी को गोली मारता देख वहां खड़ी एक महिला जोर जोर से चिल्लाने लगी। हालांकि गोली लगने के बाद भी कार में बैठी महिला ने तेजी से गाड़ी दौड़ाई, जो सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों से टकराकर रुक गई। लेकिन इस घटना की वजह से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। गोली लगने से बुरी तरह घायल हुई उस महिला को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इस घटना का पता चलने के बाद वहां रहने वाले लोग इमिग्रेशन अधिकारियों पर भड़क गए। कुछ लोग महिला को बचाने के लिए कार की तरफ दौड़ते नजर आए, जबकि एक दूसरी महिला गोली मारने वाले अधिकारियों पर बुरी तरह भड़कती रही। इस घटना की वजह से पूरे इलाके में कोहराम मच गया। सड़क पर जैसे जैसे जैम जैसे हालात बन गए। लोग जहां थे वहीं रुक गए। इसके बाद वहां लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई। कुछ लोग मोबाइल फोन से वीडियो बनाते भी नजर आए। कई लोगों को तो यह समझ ही नहीं आया कि वहां हुआ क्या। और मामले की गंभीरता को देखते हुए इमिग्रेशन अधिकारियों ने आसपास के इलाके को घेर लिया, लेकिन इस घटना की वजह से वहां रहने वाले लोगों का गुस्सा महिला को गोली मारने वाले अधिकारियों पर फूट पड़ा। उसी दौरान एक महिला अधिकारियों पर फट पड़ी। हालांकि वहां मौजूद मास्क लगाए एक अधिकारी चुपचाप वहां से गुजरते दिखाई दिए। वो हाथ के इशारे से अपने साथियों को कुछ कहने की कोशिश भी करते रहे। You! Shame! 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 बाद में वो महिला मोबाइल फोन से वीडियो बनाते हुए उस कार की तरफ बढ़ी जिसे चला रही महिला को गोली मारी गई थी, लेकिन उस महिला को अधिकारियों ने आगे जाने से रोक दिया। Dude, you shot her! I'm trying to help! No! No! You shot someone in the face! हालांकि कार में बुरी तरह घायल उस महिला की कुछ लोग मदद करने की कोशिश करते नजर आए, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी इस महिला को बचाया नहीं जा सका। दिन दहाड़े कार में बैठी महिला को गोली मारने की खबर का पता चलने के बाद इलाके के लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और उन लोगों ने घटना वाली जगह पर मौजूद इमिग्रेशन अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। You guys criminals! You don't get to tell us what to do! Criminals! Don't let him leave! Don't let him leave! सड़क के किनारे मौजूद कई दूसरे लोग भी इमिग्रेशन अधिकारियों पर अपना गुस्सा निकालते नजर आए। This is not okay! This is not okay! इस घटना की वजह से काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा, जिससे अफरा तफरी मची रही और दिन के उजाले में कार में बैठी महिला को गोली मारने की घटना का पता चलने के बाद शहर में तनाव फैल गया। जिस महिला को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गोली मारी उनकी पहचान रेनी निकोल गुड के तौर पर हुई, लेकिन दिन दहाड़े बीच सड़क पर जिस तरह से उन्हें गोली मारी गई उससे मिनियापोलिस शहर के लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। लोगों ने कैंडल मार्च भी निकाला और महिला को श्रद्धांजलि दी। It's difficult now. A lot of people are moving around scared. They don't know if they're going to be actually going to their work or school or wherever the destination they need to get to. सिर्फ मिनियापोलिस ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में भी लोग घटना के विरोध में सड़कों पर उतर आए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारे लिखे पोस्टर लेकर पहुंचे। हालांकि अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने इमिग्रेशन अधिकारियों का बचाव किया। दावा किया गया कि कार में बैठी उस महिला ने इमिग्रेशन अधिकारियों को टक्कर मारने की कोशिश की थी और उसके बाद अधिकारियों की तरफ से महिला के खिलाफ एक्शन लिया गया था। मतलब अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने दावा किया कि महिला ने जानबूझकर अधिकारियों पर कार चढ़ाने की कोशिश की थी। She then proceeded to weaponize her vehicle and she attempted to run a law enforcement officer over. This appears as an attempt to kill or to cause bodily harm to agents. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग के इस बयान के सामने आने के बाद मिनियापोलिस शहर के मेयर भड़क गए और उन्होंने महिला पर लगाए आरोपों को खारिज कर दिया।
They are already trying to spin this as an action of self-defense. Having seen the video of myself, I want to tell everybody directly, that is bullshit. बाद में उन्होंने प्रदर्शन कर रहे लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिया कि जांच के बाद आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर ईरान में बढ़ती महंगाई के खिलाफ जारी प्रदर्शनों के बीच वहां के ईरान शहर में एक पुलिस अधिकारी की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। इस घटना से पूरे ईरान में सनसनी मच गई। जिस अधिकारी को मौत के घाट उतारा गया वो उस प्रांत के खुफिया विभाग के पूर्व प्रमुख थे और हमला उस वक्त किया गया जब वो अपनी कार से कहीं जा रहे थे। तभी एक दूसरी कार से आए हमलावरों ने उनकी गाड़ी पर गोलियों की बौछार कर दी। हमलावर ने पहली गोली तब चलाई जब वो पीछा करने के बाद ठीक उनके सामने पहुंच गया। उस वक्त ईरान शहर के पुलिस अधिकारी खुद ही गाड़ी चला रहे थे और हमले में उनकी मौत हो गई। इसके बाद उनकी कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे चली गई और एक पेड़ से जाकर टकरा गई। बाद में हमलावर वहां से फरार हो गया और यह संगठन पहले भी ईरान के कई सुरक्षा कर्मियों की हत्या की जिम्मेदारी ले चुका है। इस बीच वहां के अलग अलग शहरों में एक बार फिर लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ सड़कों पर उतर आए और ईरान की सरकार के खिलाफ अपना गुस्सा उतारा। विरोध प्रदर्शनों की सबसे खौफनाक तस्वीर ईरान के इस्फहान प्रांत से सामने आई। वहां के एक चौराहे पर आगजनी की गई और उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के कई गोले दाग दिए। इसके बाद तो वहां युद्ध जैसे हालात बन गए। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठा, चारों तरफ धुआं फैल गया। लेकिन ईरान की सरकार और वहां के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग डटे रहे और बढ़ती महंगाई के खिलाफ अपना विरोध जताते रहे। हालात बिगड़ते देख ईरान की पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी और प्रदर्शनकारियों की तरफ हवा में कई गोलियां चला दी। पुलिस की इस कार्रवाई से वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। इसी तरह के प्रदर्शन राजधानी तेहरान समेत कई दूसरे शहरों में भी हुए। लोगों ने जरूरत की चीजों के भी दाम आसमान पर पहुंचने को लेकर भारी नाराजगी जताई और ईरान की सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान में पिछले कई दिन से इसी तरह लोग सड़कों पर उतरकर अपना विरोध जता रहे हैं। रूस के एक जहाज पर अमेरिका के कब्जा जमाने के बाद दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया क्योंकि रूस के एक नेता ने अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू करने की मांग उठा दी। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक तेल टैंकर वाला वो जहाज वेनेजुएला जाने की कोशिश में था और उसे अटलांटिक महासागर के उत्तरी हिस्से में पकड़ लिया गया और दावा तो यहां तक किया गया कि अमेरिकी नेवी ने उस जहाज को उस वक्त अपने कब्जे में लिया जब रूस की एक पनडुब्बी और कई युद्धपोत आसपास ही मौजूद थे। मतलब अमेरिकी नेवी ने रूसी सेना की आंखों के सामने ही तेल टैंकर वाले उसके जहाज को जब्त कर लिया। यही वजह रही कि रूस बुरी तरह भड़क गया। अमेरिका का दावा है कि जिस जहाज को पकड़ा गया पहले उस पर बेला 1 नाम लिखा था, रूस का झंडा भी नहीं लगा था। आरोप लगा कि वेनेजुएला पर लगे प्रतिबंधों के बावजूद वो जहाज चोरी छिपे उससे कच्चा तेल लेने पहुंचा था। इसलिए अमेरिकी नेवी और कोस्ट गार्ड के जवान तेल टैंकर वाले उस जहाज के पीछे पड़ गए और उन्होंने 2-4 दिन नहीं बल्कि करीब 15 दिन तक समंदर में उस तेल टैंकर का पीछा किया। लेकिन रॉयटर्स के मुताबिक बेला 1 नाम के उस जहाज ने रास्ते में ही अपना रजिस्ट्रेशन रूस में करवा लिया था और नाम बदलकर मारिनेरा कर लिया था। यही नहीं, जब अमेरिकी नेवी उस जहाज के पीछे पड़ी थी उसी समय उस पर रूस का झंडा फहरा दिया गया था, यानी उसे रूस की मान्यता मिल गई थी। लेकिन उसके बाद भी अमेरिका के जवान पीछे नहीं हटे। उन्होंने वेनेजुएला जाने की कोशिश कर रहे उस तेल टैंकर पर सबसे पहले कैरिबियन सागर में कब्जा जमाने की कोशिश की थी। लेकिन जब वो वहां से निकला तो उसका पीछा हजारों किलोमीटर दूर उत्तरी अटलांटिक महासागर तक किया गया। इस दौरान रूस की तरफ से घातक पनडुब्बी के अलावा युद्धपोत भी भेजे गए ताकि रूस में रजिस्ट्रेशन करवा चुके उस तेल टैंकर को सुरक्षा दी जा सके। इतना ही नहीं, रूस ने अमेरिका को चेतावनी भी दी, उसे रूस के झंडे वाले जहाज से दूर रहने की हिदायत दी गई। लेकिन अमेरिकी नेवी और उसके कोस्ट गार्ड के जवानों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। करीब 15 दिन की धरपकड़ के बाद उन्होंने रूस के तेल टैंकर पर चढ़ाई कर दी और उसे आइसलैंड के पास अटलांटिक महासागर में जब्त कर लिया। दावा है कि रूस की तरफ बढ़ रहे उस तेल टैंकर को पकड़ने में अमेरिका को ब्रिटेन से भी मदद मिली, क्योंकि जिस जगह उस पर धावा बोला गया वो ब्रिटेन की समुद्री सीमा से ज्यादा दूर नहीं है। हालांकि रूस के उस जहाज पर कब्जा किए जाने के बाद उसे कहां ले जाया गया इसकी जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन अमेरिका की इस कार्रवाई से रूस में गुस्सा भड़क गया। वहां अमेरिका पर पलटवार की मांग उठने लग गई
और रूस के एक सांसद ने तो अमेरिका के खिलाफ हमले शुरू करने की चेतावनी दे दी। यह चेतावनी एलेक्सी जुरावलोव नाम के सांसद ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका ने रूस के झंडे वाले जहाज पर कब्जा करके अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन किया। यही नहीं, उन्होंने इसे रूस को चुनौती देने वाली कार्रवाई बता दिया और अमेरिका को जवाब देने की हुंकार भरी। रूसी सांसद ने दो टूक कह दिया कि अमेरिका ने जो किया उसका बदला लेने के लिए अमेरिकी कोस्ट गार्ड पर हमला किया जाना चाहिए और उसके जहाजों को पानी में डुबो देना चाहिए। यानी इतना तो साफ है कि इस मामले को लेकर रूस चुप नहीं बैठने वाला। लेकिन रूस की चेतावनियों के बावजूद अमेरिका पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि अमेरिका के रक्षा मंत्री ने साफ किया कि समंदर में वेनेजुएला के नजदीक जारी एक्शन रुकने वाला नहीं है। मतलब अमेरिका उन जहाजों को कब्जे में लेने का काम करता रहेगा जो प्रतिबंध के बावजूद वेनेजुएला से तेल लेने की कोशिश करेंगे। Our military is prepared to continue this. As he said, the president, when he speaks, he means it. He's not messing around. We are an administration of action to advance our interests. अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बताया कि रूस के झंडे वाले जहाज को जब्त करने के कुछ ही देर बाद कैरेबियन सागर में भी तेल टैंकर वाले एक जहाज को पकड़ा गया और दावा किया गया कि वो जहाज भी वेनेजुएला से कच्चा तेल लेने पहुंचा था। वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल के निर्यात पर चलती है, क्योंकि वेनेजुएला वो देश है जिसके पास कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है। यानी दुनिया में किसी भी देश के पास इतना कच्चा तेल नहीं जितना वेनेजुएला की धरती के नीचे है। लेकिन अमेरिकी घेरेबंदी की वजह से वेनेजुएला का तेल कारोबार लगभग पूरी तरह ठप हो गया, क्योंकि 3 जनवरी की रात अमेरिका की सेना ने अचानक वेनेजुएला पर एयर स्ट्राइक कर दी थी। उसके राष्ट्रपति को जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया था। अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो पर ड्रग्स तस्करी का गिरोह चलाने का आरोप लगाया। उन्हें न्यूयॉर्क की जेल में कैद कर दिया और वहां कोर्ट में उनके खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया गया। लेकिन मामला इतने पर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि माना जा रहा है कि वेनेजुएला में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने वाला अमेरिका उसके तेल के जखीरे पर भी अपना कंट्रोल चाहता है और उसने इसके संकेत भी दे दिए, क्योंकि वेनेजुएला में की गई बमबारी को 1 हफ्ता भी नहीं बीता था और डोनाल्ड ट्रंप ने ये चौंकाने वाली घोषणा कर दी और ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला और अमेरिका के बीच कच्चे तेल का व्यापार बढ़ाया जाएगा और इसी के तहत वेनेजुएला अमेरिका को कई करोड़ बैरल तेल की सप्लाई करेगा। हालांकि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार ने इसकी पुष्टि नहीं की, लेकिन ट्रंप के इस दावे ने हर किसी को हैरान कर दिया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही अमेरिका के करीब 150 लड़ाकू विमान वेनेजुएला में घुस गए थे और वहां तबाही मचा दी थी। और माना जा रहा है कि इस सैन्य कार्रवाई के बाद अमेरिका ने वेनेजुएला पर कच्चे तेल के समझौते के लिए दबाव बनाया। हालांकि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि वो अमेरिका के आगे झुकेगी नहीं, लेकिन ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कच्चे तेल की डील को लेकर कई दावे कर दिए। ट्रंप के मुताबिक अमेरिका को तेल बेचने पर वेनेजुएला को जो भी रकम मिलेगी उसका इस्तेमाल अमेरिका में बनी चीजें खरीदने के लिए किया जाएगा। मतलब वेनेजुएला अमेरिका को कच्चा तेल बेचेगा तो उसके बदले में उसे अमेरिकी सामान खरीदना होगा। हालांकि ट्रंप ने भले ही इस सौदे का ऐलान कर दिया हो, लेकिन वेनेजुएला की तरफ से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उधर राजस्थान पुलिस ने फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा किया। राजस्थान में फर्जी डिग्री रैकेट का पर्दाफाश करने का दावा करते हुए पुलिस ने चेन्नई की बीएसएस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर को गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बिना यूजीसी मान्यता के यूनिवर्सिटी चलाकर फायरमैन, लाइब्रेरियन, पटवारी और नेवी भर्तियों के लिए फर्जी डिग्रियां दी और बदले में छात्रों से मोटी रकम वसूली। दिल्ली पुलिस ने तोडापुर इलाके में बड़े ब्रांड के डुप्लीकेट कपड़े बनाने की एक फैक्ट्री का पर्दाफाश करने का दावा किया। छापेमारी के दौरान पुलिस को उस फैक्ट्री से कई बड़ी ब्रांडेड कंपनियों के नकली कपड़े मिले। पुलिस ने छापेमारी के दौरान राजीव नागपाल नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। 100 बात की एक बात यह कि ट्रंप बार बार ग्रीनलैंड लेने की बात कर रहे हैं, तो सारी दुनिया का ध्यान ग्रीनलैंड की तरफ जा रहा है कि अमेरिका किस जमाने की बात कर रहा है कि एक देश को ले लेगा। कैसे ले लेगा? इस पर अमेरिका में यह भी कहा जा रहा है कि ट्रंप ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे। खरीद लेंगे मतलब देश खरीद लेंगे। पब्लिक को समझ नहीं आ रहा कि यह कौन सी दुनिया हो गई है जहां बड़े देश एक दूसरे की जमीनें खरीद लेंगे। ट्रंप ग्रीनलैंड खरीद लेंगे, कोई गाजर मूली है क्या कि खरीद लेंगे? लेकिन ज्यादातर पब्लिक नहीं जानती कि अमेरिका बना ही ऐसे है। ये जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये जमीन खरीद इतना फैला है। जैसे कोई अपने बगल वाले प्लॉट को खरीदकर अपना मकान बढ़ाता है ना, ऐसे ही फैला था अमेरिका। हालांकि वो सब इतिहास की बातें हो गई, लेकिन ये तो
जो तेवर ट्रंप दिखा रहे हैं ये वहीं से आ रहे हैं। तो बाकी कहानी समझने से पहले तो समझ लेते हैं कि ये ग्रीनलैंड है कहां पर। तो वो क्या है कि हमें आदत हो गई है दुनिया के नक्शे को सपाट देखने की, कागज पर फैला हुआ मैप देखते हैं, लेकिन असल में तो दुनिया गोल है, बॉल की तरह है। तो बॉल का ऊपर का हिस्सा जो है वो असल में सब बहुत पास पास है, क्योंकि बॉल ऐसे है और ये जब ऐसे खुल जाता है तो ये दूर दूर लगता है, लेकिन ये पास पास है। इसको जब नक्शे पर फैलाकर सपाट देखते हैं तो ऊपर वाले हिस्से दूर दिखाई देते हैं एक दूसरे से। जैसे संतरे का छिलका अगर खोलकर आप टेबल पर फैला दो तो ऊपर का हिस्सा फैल जाएगा, वैसा नक्शे पर दिखता है। तो असल में यूरोप का ऊपर का हिस्सा और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का ऊपर का हिस्सा, यानी कनाडा के ऊपर वाला जो, वो सब बहुत पास में है। आर्कटिक महासागर है वहां पर ऊपर ऊपर। वहां उत्तरी अमेरिका और यूरोप के बीच में एक बड़ा सा टापू है, मतलब वो दुनिया का सबसे बड़ा टापू है, वो है ग्रीनलैंड। और लोकेशन उसकी कनाडा वाले हिस्से के ज्यादा करीब है, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के ज्यादा करीब है, लेकिन उसको नक्शे पर फैला दो तो दूर दिखाई देता है, और सपाट नक्शे पर फैलाने पर यह बड़ा भी दिखाई देता है। उतना बड़ा लेकिन है नहीं जितना दिखता है नक्शे पर, क्योंकि वो बॉल में जाके गोल है ना, ऊपर छोटा हो जाता। नक्शे पर देखो तो भारत का तिगुना लगता है साइज में, लेकिन साइज में असल में भारत से छोटा है, क्योंकि पृथ्वी की बॉल ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती है, नक्शे पर फैला हुआ दिखता है। भारत के 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि ग्रीनलैंड है 21 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, यानी छोटा हुआ भारत से, भारत का 2/3। नाम है ग्रीनलैंड, लेकिन सिर्फ नाम ही ग्रीनलैंड है, ग्रीन है नहीं, वो हरियाली नहीं है, वो तो एक विशाल सफेद बर्फ से ढका टापू है जो उत्तर के ठंडे समुद्र में 80% हिस्सा उसका बर्फ से ढका हुआ है। उत्तर में आर्कटिक महासागर है जहां बर्फ के पहाड़ तैरते हैं, उसके पश्चिम में कनाडा के काफी करीब है वो, पूर्व में उसके यूरोप है। तो फिर सवाल यह कि दिमाग में आता है कि उत्तरी अमेरिका के इतना पास है तो फिर ये यूरोप का हिस्सा क्यों माना जाता है? क्योंकि ये डेनमार्क का है। जैसे अंडमान निकोबार भारत का है, ये डेनमार्क का है। अंडमान निकोबार तो भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है ना, लेकिन ये डेनमार्क का होते हुए एक अलग देश है, सिर्फ डेनमार्क उसकी रक्षा देखता है। डेनमार्क जो समुद्र क्रॉस करके एक छोटा सा यूरोपीय देश है। सदियों पहले वहां से डेनमार्क से लोग पहुंचे थे ग्रीनलैंड, तो तब से ये डेनमार्क का है। लेकिन बाकी वैसे अब ये अलग देश है, इस तरह से है कि इसकी रक्षा डेनमार्क के हाथ में है, जबकि वहां के लोग अपनी अलग संसद चुनते हैं, सरकार चलाते हैं। वहां के जो मूल निवासी हैं उनको इनुइट कहते हैं। टोटल लोग पता है कितने रहते हैं इतने बड़े देश में? भारत से 2/3 साइज में, और लोग रहते हैं टोटल 57,000, सिर्फ 57,000। इससे ज्यादा तो हमारे यहां एक मोहल्ले में होते हैं। ज्यादातर इनुइट लोग हैं, उनमें शिकारी हैं, मछुआरे हैं, पेड़ वेड़ नहीं दिखते वहां, सिर्फ बर्फ, ग्लेशियर, पोलर बेयर जैसे जानवर। लेकिन जमीन के नीचे कहते हैं कई खजाने हैं, क्योंकि दुर्लभ खनिज हैं, तेल है, गैस है। और अब जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसमें बड़े हिस्से की बर्फ पिघल रही है, तो बता रहे हैं कि और बहुत कुछ निकल रहा है जमीन से। रेयर अर्थ खनिज की बातें हो रही हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट जिनकी आजकल खूब चर्चा है ना, अमेरिका और चीन में ठनी हुई है कि अब खनिजों को लेकर, क्योंकि उनसे रेयर अर्थ मैग्नेट बनते हैं जिनके बिना इलेक्ट्रिक गाड़ियां नहीं चल सकती, बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं चल सकती, तो वो वहां पर निकल सकते हैं। अपने पिछले कार्यकाल में ही ट्रंप ने 2019 में कह दिया था कि ग्रीनलैंड खरीद लेना चाहिए। तब भी डेनमार्क ने झिड़क दिया था कि ये क्या बात होगी भाई, खरीद लेना चाहिए, हमारा इलाका है, खरीद लेना चाहिए कैसे कोई बोल सकता है। लेकिन अब फिर जब से ट्रंप लौट कर आए हैं तब से तो क्या क्या किए जा रहे हैं वो दुनिया देख ही रही है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ही उठवा लिया, ग्रीनलैंड पर बार बार कह रहे हैं कि वहां रूसी और चीनी जहाज घूम रहे हैं, अमेरिका की सुरक्षा खतरे में है, तो अमेरिका ग्रीनलैंड को ले लेगा। वो कह रहे हैं कि रूस और चीन वहां जहाज भेज रहे हैं, सैन्य अड्डे बना रहे हैं, उनकी ग्रीनलैंड के संसाधन लूटने की योजना है, तो ग्रीनलैंड उनको चाहिए। डेनमार्क तमतमाया हुआ है, क्योंकि डेनमार्क नेटो का सदस्य है। नेटो वो सैन्य संगठन है जिसकी अगुवाई अमेरिका करता है, और उसमें यह नियम है कि नेटो के किसी भी देश पर हमला होगा तो सारे मिलकर युद्ध लड़ने आएंगे। रूस के खिलाफ है एक तरह से यह संगठन। तो डेनमार्क का कहना है कि हम नेटो में हैं कि कोई हमको आंख न दिखाए, क्योंकि अमेरिका हमारे साथ है, और यहां अमेरिका ही हमें आंख दिखा रहा है, तो फिर नेटो तो एक तरह से खत्म ही हो जाएगा।
लेकिन ट्रंप का रवैया तो दुनिया देख ही रही है। वो खरीदने की बात भी कर देते हैं, लेकिन ये खरीदने की बात आज पब्लिक को शॉकिंग भले ही लग रही हो, लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 1946 में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन ने $10 करोड़ का ऑफर दिया था डेनमार्क को। डेनमार्क ने मना कर दिया था, $10 करोड़ में मैं ग्रीनलैंड दे दो, क्योंकि आज की पब्लिक को पता नहीं कि अमेरिका ने अपनी 40% जमीन खरीद कर बनाई है। अमेरिका नहीं, ये यूएसए जो है ये बना था 1776 में। तब ब्रिटिश साम्राज्य से आजाद होकर सिर्फ 13 राज्य थे, सिर्फ इधर पूर्व की तरफ वाले, यानी न्यूयॉर्क वाली साइड वाले 13 ही थे, अब 50 हो गए हैं। ओरिजिनल यूएसए इतना सा था, 13 राज्यों का। बीच का जो बड़ा हिस्सा है लुइसियाना है, वो फ्रांस का था। फ्रांस में नेपोलियन का राज था, तो 1803 में नेपोलियन यूरोप पर चढ़ाई कर रहे थे। नेपोलियन को युद्ध के लिए पैसे चाहिए थे। अमेरिका ने न्यू ऑरलियंस शहर मांगा, वो एक शहर था न्यू ऑरलियंस, कि ये दे दो, हमें बेच दो, आपको थोड़ा पैसा मिल जाएगा, आपके पास तो इतना बड़ा लुइसियाना है। नेपोलियन ने क्या बोला? नेपोलियन बोला $1.5 करोड़ दो, पूरा ले लो, तब सौदा होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति थे जेफरसन, वो हैरान रह गए कि ये तो अमेरिका के साइज ही डबल हो जाएगा, जितना अमेरिका उतना बड़ा ही दे रहे साथ में। लेकिन उनके संविधान में ऐसा जमीन खरीदने का कोई प्रावधान नहीं था। फिर भी सेनेट से, उनके संसद में उन्होंने मंजूर करवाया बजट, और लुइसियाना खरीद लिया, क्योंकि अगर मना करते तो नेपोलियन ब्रिटेन से मिल जाते, वो ब्रिटेन से डील कर रहे थे, तो ब्रिटेन का हो जाता। तो लुइसियाना खरीद लिया फ्रांस से 1803 में, और ऐसे फैल गया अमेरिका। फिर नीचे फ्लोरिडा, फ्लोरिडा नाम सुना है आपने अमेरिका का? स्पेन का था वो। 1819 में जनरल एंड्रू जैक्सन ने हमला कर स्पेनिश किले पर कब्जा कर लिया वहां पर। स्पेन कमजोर हो रहा था उस वक्त, वो यूरोप में युद्ध हार रहा था, तो अमेरिका ने $50 लाख दिए उसको, और फ्लोरिडा ले लिया 1819 में, खरीद लिया। वही डर था कि अगर नहीं खरीदेंगे तो स्पेन ब्रिटेन को बेच देगा। फिर कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया सुना? ये कैलिफोर्निया मेक्सिको का था, उसके साथ भी युद्ध हुआ, उसको दिए $1.5 करोड़, कैलिफोर्निया खरीद लिया। एक राज्य वहां का न्यू मैक्सिको, वो मैक्सिको से खरीदा है, इसलिए उसका नाम न्यू मैक्सिको है, वो मैक्सिको का ही था, उससे खरीद लिया। फिर $1 करोड़ दिए, एरिजोना खरीद लिया। 1867 में क्या हुआ कि क्राइमिया का युद्ध हार गया था रूस, तो रूस को पैसों की तंगी थी। उसका एक इलाका था कनाडा के पास, अलास्का, ये रूस का था। अमेरिका ने $72 लाख में सौदा कर लिया। रूस को पैसे चाहिए थे, दूर था, बर्फ में था, बेच दिया। रूस से अलास्का खरीद लिया अमेरिका ने। दुनिया हंस रही थी, क्या आइस बॉक्स खरीद लिया आपने, तब हंस रही थी दुनिया। लेकिन वहां सोना निकल आया, अलास्का में तेल निकल आया। और फिर वही कहानी थी कि अगर नहीं खरीदते तो ब्रिटेन ले लेता रूस से। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। डेनमार्क के द्वीप थे कैरिबियन सागर में, वर्जिन आइलैंड्स। पहले विश्व युद्ध में, अभी 20वीं सदी आ गई, पहले विश्व युद्ध में अमेरिका को डर था कि जर्मनी कब्जा कर लेगा, वहां पनडुब्बी अड्डा बना लेगा। गुप्त बातचीत हुई और डेनमार्क से $2.5 करोड़ में डेनमार्क से वर्जिन आइलैंड खरीद लिए। फिर जैसा बताया कि 1946 में ग्रीनलैंड खरीदने का भी ऑफर दिया था, लेकिन डेनमार्क ने तब मना कर दिया। तो ये तो अमेरिका करता आया है। अब दुनिया भले ही बदल चुकी हो, 21वीं सदी चल रही हो, लेकिन ट्रंप अभी उसी खुमारी में है और डेनमार्क तमतमाया हुआ है। 100 बात की एक बात। इधर राजस्थान के पाली में सड़क पर अनाज से भरा एक ट्रक पलट गया। राजस्थान के पाली में सड़क से गुजरने के दौरान एक भारी भरकम ट्रक पलट गया। बताया गया कि ट्रक के ड्राइवर को नींद आ गई थी और वो ट्रक हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे के बाद वहां अनाज की बोरियां बिखर गईं और कई घंटों तक सड़क जाम रही। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के उरी में ऑपरेशन सिंदूर के समय का एक बिना फटा हुआ तोप का गोला मिला। इसका पता चलने के बाद तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ पुलिस की एक टीम वहां पहुंच गई। बाद में उस गोले को सुरक्षित तरीके से नष्ट किया गया। उधर अमेरिका के न्याय विभाग में जमा किए गए दस्तावेजों में दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से घबराकर पाकिस्तान जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के सामने 1-2 बार नहीं बल्कि 60 बार गिड़गिड़ाया था। पिछले साल 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद 7 मई को भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उस दौरान भारत ने पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को अपनी ताकतवर मिसाइलों से ध्वस्त कर दिया था।
बड़ी संख्या में आतंकियों की मौत हुई थी। आतंकी ठिकानों के साथ पाकिस्तान के कई एयरबेस भी भारत की सेना ने तबाह कर दिए थे। अमेरिका के न्याय विभाग में फॉरेन एजेंट्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत जो दस्तावेज दाखिल किए गए, उनमें दावा किया गया कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह डर गया था। डर के मारे जंग रुकवाने के लिए उसने अमेरिका में अपने राजनयिक के जरिए लॉबिंग की थी। दस्तावेज में इस बात का भी दावा किया गया कि पाकिस्तान ने जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के आगे 60 बार गुहार लगाई थी ताकि किसी भी तरह ऑपरेशन सिंदूर को रोका जा सके। मतलब पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर को रुकवाने के लिए अमेरिका के आगे भीख मांगी थी, क्योंकि उसे यह बात अच्छी तरह पता थी कि भारत की सैन्य ताकत के आगे वो कहीं नहीं टिकता और अगर भारत को नहीं रोका गया तो पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अमेरिकी न्याय विभाग में जो दस्तावेज जमा किए गए, उनमें दावा किया गया कि पाकिस्तान के राजनयिक ने जंग रुकवाने के लिए अमेरिका के सांसदों, अमेरिकी रक्षा मंत्रालय, पेंटागन के अधिकारियों, विदेश विभाग के अफसरों से 60 बार संपर्क किया। इस बात का भी दावा किया गया कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को इस बात का डर सताने लगा था कि भारत उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करेगा। इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर के शुरू होने से पहले ही पाकिस्तान अप्रैल के आखिरी हफ्ते से भारत पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका के आगे झुका हुआ था।